बिजनेस स्टार्ट करना एक नॉर्मल फैमिली वाले के लिए तो सबसे टफ जी। तो हम लोगों ने देखा कि अब इनका आफ्टर 18 क्या होगा, तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करा। सबने बैठ के प्लानिंग स्टार्ट करी, डिस्कशन स्टार्ट करा हम लोगों ने कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बट स्पाइसेस मार्केट में एंटर करना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेयर है और हर घर में मसाला आता ही है, तेल आता ही है, सब कुछ आता है। फिर भी आप सोचो कि आप मेरा खुद प्रोडक्ट बनाएंगे और लोगों को देंगे, तो कैसे सर? जितनी भी हम लोग के स्पाइसेस हैं, ऑयल्स हैं, हम लोग उसमें किसी भी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे। प्योरेस्ट वे है, ट्रेडिशनल वे है आपका कच्ची घानी से हम लोग ये आपका मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग का प्रोसेस है कोल्ड प्रेस। मुझे इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के इनकी जिंदगी को बेहतर बनाना और इनसे पेरेंट्स छोड़ देते हैं, पेरेंट्स छोड़ देते हैं बिल्कुल। इवन बच्चों को भी वो मेमोरी में पता चल जाता है, पेरेंट्स को भी पता रहता है कि ये इसको कुछ नहीं है, हम इसको कहाँ तक लेकर के चलेंगे, तो वो सोचते हैं। बट उनका भविष्य कैसे बनेगा? वो डिसेबल्ड है, मतलब क्या भविष्य बनेगा उनका, मतलब क्या कर पाएंगे? बहुत अच्छी जरदोजी वगैरह करती हैं, बहुत अच्छी ये वीविंग होती है, शॉल वीविंग होती है, ये सब चीज़ें बहुत अड्डे वाला पूरा काम जो फिजिकली है वो सब करते हैं। तो जो पैसा कमा पाएगा वही अच्छा खा पाएगा। अस्सलाम चालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का द फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे है सर आपका? थैंक यू सो Thank मच, बहुत अच्छे हैं। छोटी सी बात करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले। द फाउंडर्स ड्रीम की जर्नी है, ठीक है, और वैसे भी लोनली जर्नी होती है। पहले तो एक ही फाउंडर होता है, तो बहुत मुश्किलों के साथ वो आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक ही मकसद होता है लाइफ में कि यार मेरे पैसा कमाया है, सब कुछ काम किया है, लोगों को नौकरी भी दी है, बट अल्टीमेटली मेरे को ना भी सोसाइटी को कुछ गिव बैक करना है। बट आप दोनों के साथ बात करते हुए ये पहले क्लियर हो गया कि आप सोसाइटी को बेटर करते हुए अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये तो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। आप एनजीओ संभालते हैं चालू जी, और आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस संभालते हैं, तो दोनों साथ में मिलकर शायद अगर आगे बढ़ेंगे तो एक फाउंडर को जो बाद में देना है सोसाइटी को, वो शायद वो बिजनेस बिल्ड करते करते साथ में ही दे सकता है। तो जो 15-20 साल की जर्नी उसने जी है, उसी में वो सोसाइटी को गिव बैक कर देगा, ना कि वो 15 साल बाद करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोगों से बात करते हैं मुझे एक चीज बहुत सॉलिड समझ में आ रही है कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी की जिंदगी में अगर अटैच होता है तो उसका एक पर्पस होता है। बिल्कुल। और ये बात अभी हम क्लियर करेंगे, और कैसे क्लियर करेंगे, छोटे आप पूरा पॉडकास्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा कि मतलब कोई भी आदमी अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आता है, वो उसका पर्पस पूरा करता है, वो पर्पस पूरा करके ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो अतर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडर्स टीम में। थैंक यू। अतर सर, शालू मैडम से कैसे मिले? मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शालू मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों स्टार्टिंग से ही क्लास फर्स्ट से ही साथ पढ़ रहे हैं। तो शालू मेरे स्कूल आती थी, जो मेरा दृष्टि सामाजिक संस्थान है उसमें आती थी, बच्चों के साथ रेगुलर टाइम स्पेंड करती थी। एंड ऐसे ही हम लोग मतलब बचपन के दोस्त हैं। एंड फर्स्ट क्लास से आप दोनों साथ में हो? जी, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना लंबा प्यार टिकता है क्या आज के टाइम पे? कैसे हुआ, मतलब ये? यू कैन आंसर राइट। मैं ही दे देती हूँ इस चीज़ के जवाब, क्योंकि लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा तेज। अच्छा आंसर देती है। ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले जो भी आपका पार्टनर है, या अगर आप एज अ फ्रेंड भी अगर आप सोचो देखो, तो आप पहले क्या देखते हो कि उसका मन या उसका दिल कैसा है। तो मैंने शुरुआत से ही अतफ को देखा था, वो बहुत सीधा साधा और बहुत भोला था। सच में कभी भी मैंने उसको देखा, वो हमेशा, अगर उसकी खुद की स्कूटी भी होती थी ना, उसके 2 फ्रेंड्स आगे बैठे होते तो सबसे लास्ट में यही बैठा होता था। तो मैं वहाँ से इसको देखती थी, इसके फ्रेंड्स अगर कुछ कह देते हैं इट्स ओके, ठीक है। कभी भी मैंने उन चीज़ों को अतब में देखा ही नहीं, और वो वहीं वो पहला ऐसा पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि यार इतना सीधा लड़का
तो मिल ही नहीं सकता। बट ये तो बाद में हुआ होगा ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नहीं थर्ड क्लास, कौन सी क्लास फिर पे तो आपने? अपन अब हम तो जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे हाँ, तब हमें वो चीज़ें फीलिंग हुई। तब फील हुआ कि यार हाँ शुरू से साथ में है। हाँ, साथ में थे तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स का क्या होता है, हम्म, बचपन से चीज़ें, कॉलोनी फ्रेंड्स होते हैं, हम्म, सब अगल बगल वाले, सब चीज़ें शेयरिंग होती है। लेकिन ये सोचा कि कब हम लोग एकदम फाइनल जुड़ने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम्म, तो जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तब हमें लगा कि नहीं, नाउ वी हैव टू टाई हम्म, एक साथ बनना ज़रूरी है। और उसके इस नेचर को देख कर के मैं हम्म। शुरुआत से ही इसके साथ जुड़ी हूँ और आज भी और आगे भी जुड़ी रहूँ। बट ये आपकी मम्मी के इंसिडेंट की वजह से साथ में कुछ ऐसा कुछ टाई अप हुआ? जी 2016 में जब मेरी मदर को सडन ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, हम्म, इनफैक्ट मेरे फादर मेरी मदर को यहाँ मुंबई भी लेकर आए थे टाटा हॉस्पिटल में। तो विद इन डायग्नोस से विद इन 1 वीक में ब्लड कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ही वी लॉस्ट हर। तो शालू ने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा हम लोगों को, हम्म। एंड पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन तब से शालू ही संभाल लिया। और क्या करता ऑर्गेनाइजेशन सर, थोड़ा दृष्टि के बारे में बताएंगे आप? ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का मेरी मदर ने 1990 में स्टार्ट करा था, दृष्टि समाज संस्थान। 1990s में स्टार्ट जी। किया, वाह। बेसिकली मेरी मदर ने जर्नलिज्म करा था, एंड इनफैक्ट वो एक स्टोरी कवर करने गई थी। लखनऊ के पास एक जगह है मोहान, एक ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गई थी एक स्टोरी, सडन एक स्टोरी कवर करने। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, कोई एजुकेटर नहीं है उनके लिए, कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है, वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो वो वापस आई, उन्होंने फादर से डिस्कस करा कि मैं ऐसी ऐसी जगह गई थी, वहाँ पे बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी सोचा और उन्होंने अपना जर्नलिज्म छोड़ा। देन उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने से स्टार्ट करा। इनफैक्ट उन्होंने 10th एंड 12th का पूरा सिलेबस, 600 ब्रेल बुक्स एंड 400 ऑडियो कैसेट्स, जिसमें 10th एंड 12th का पूरा सिलेबस उन्होंने रिकॉर्ड करा अपनी वॉइस पे। एंड उसके लगभग नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा आया उन बच्चों का। तो वहाँ से दृष्टि समझ संस्थान की स्टार्ट हुई थी। और मैम कब ज्वाइन किया, मैम ने कब ज्वाइन किया था शर्मा आपने? मैंने लाइक मदर की जब मदर की डेथ हुई उसके बाद सारे बच्चे और हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्रोक थे कि अब क्या होगा, किस तरह कौन से। सी ईयर की बात है ये? ये 2014 में, हम्म, अप्रैल में। और हम सब लोग ये सोच ही नहीं पा रहे थे, सिंक ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे होगा ये सब चीज़ें मैनेज। पापा की भी जॉब थी तो उन चीज़ों में भी वो भी फंसे हुए थे कि स्कूल और जॉब को दोनों को कैसे मैनेज करेंगे। और स्कूल कैसा लेवल में जो मदर जिस तरह से रन करती थी उस लेवल से क्या वो किस तरह से रन हो पाएगा, उतना बेस्ट हो पाएगा कि नहीं। देन वी डिसाइडेड, हमने और अथर्व ने दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, हम लोग इस चीज़ को फुली सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से साथ में रहेंगे। वहाँ से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया जहाँ से हमें मदर ने जो हमें चीज़ दी थी, उसको हमने ये सोचा था कि लाइक जो हमें चाहिए और जो उनकी हमेशा से फीलिंग रही है, करेक्ट। उस चीज़ को हम अपने 100% को देख कर के वो चीज़ अचीव करेंगे और वो हम कर रहे हैं। सही बात है। और मतलब आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया? आपका बिजनेस बैकग्राउंड तो था नहीं, जैसे आप तो जी। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो आई गेस। जी हाँ। तो बिजनेस स्टार्ट करना एक नॉर्मल फैमिली वाले के लिए तो सबसे टफ जी। बात है। ये बिफोर कोविड हम लोगों ने सोचा, जब इस टाइप के बहुत सारे बच्चे आने लगे तो हम लोगों ने देखा कि अब इनका आफ्टर 18 क्या होगा। तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट करा, सबने बैठ के प्लानिंग स्टार्ट करी, डिस्कशन स्टार्ट करा हम लोगों ने कि इन बच्चों के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो जो चीज़ हम लोग कर कर आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग है, कैंडल मेकिंग है, ये सब तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हम सपोर्ट कर पाएंगे ना। उसके बाद एक बड़े लार्ज स्केल में हम लोग इनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं। वहाँ से फिर हम लोग को एक बिजनेस आइडिया आया कि हम लोग स्पाइसेस की एक इंडस्ट्री लगाते हैं, स्पाइसेस की फैक्ट्री खोलते हैं। बट स्पाइसेस मार्केट में एंटर करना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेयर हैं और हर घर में मसाला आता ही है, तेल आता ही है, सब कुछ आता है। फिर भी आप सोचो कि आप मेरा खुद प्रोडक्ट बनाएंगे और लोगों को देंगे, तो कैसे सर? क्योंकि ये लाखों लोग सुनते हैं इस पॉडकास्ट को और एस्पायरिंग फाउंडर्स फाउंडर्स बनना चाहते हैं। तो ये कि जो पर्टिकुलर पीरियड है कैसे हुआ, कैसे सोच आती है और कैसे कस्टमर मिलता है आपको, कैसे बनाया आपने ये? हाँ, तो देखिए हम लोगों ने क्या करा है, जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हम लोग सोर्स कर रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स है। जैसे आपका आप साउथ हो गया, साउथ से हम लोग मैक्सिमम स्पाइसेस सोर्स कर रहे हैं।
एंड प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग उनको लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग कर रहे हैं एंड किसी भी तरीके की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी कंज्यूमर को अगर बेटर टेस्ट मिलेगा, प्योर स्पाइसेस मिलेंगे, वो आपके पास और रिपीट आएगा ही आएगा। करेक्ट करेक्ट जी। करेक्ट। अच्छा, आप दोनों ने टैटू बना रखे हैं हम्म, अपने हाथ पे, और ऐसा देखा जाता है कि जो भी टैटू बनाता है हाथ पे, वो बहुत एक्सप्रेस करना चाहता है कुछ चीज़। तो आप भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, या कोई ट्रू बात है ये? कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं कि यार देखो हम लोग ऐसे हैं, हम ये बात करना चाहते हैं? मेरा टैटू लाइक मैं थोड़ा नानी से मैं पूरे हर एक चीज़ हमेशा से जोड़ना ही पसंद मेरा रहा है। तो मैंने जो टैटू करा रखा है वो उसमें अथर्व और पूरा KNDN खानदान करके है। तो मैं अपनी मदर साइड की फैमिली को और अथर्व की साइड की फैमिली को दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर मेंशन करा रखा है, व्हिच इज़ नॉट ओनली फॉर मी। मेरा हमेशा से रहा है हर एक चीज़ एक साथ जुड़ी ही रह कर के चल सकती है बेस्ट। तो मेरा प्यार ही है ये सब कि हर जगह ये लोग मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, और अथर्व का तो शौक है। बट फिर भी ऐसा बोला जाता है कि जो टैटू बनाता है वो एक्सप्रेस करना चाहता है, तो लग तो रहा है कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, पर आप बोल नहीं रहे हो अभी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने अपने टैटूज़ बना रखे हैं, मुझे एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, हाँ। बाइक राइडिंग बहुत पसंद है, तो उसका बना रखा है माउंटेन्स का। एंड एक कर्म का मैंने टैटू बना रखा है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप जैसा जितना अच्छा करोगे, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। मानते हो आप डेस्ट इसमें कर्म में बिलीव करते हो? बिल्कुल, होता है कर्म में? बिल्कुल। कुछ एग्जांपल दोगे, क्या हुआ आपके साथ, आपने कुछ करा हो और आपको रियलाइज हुआ कि आपने ये कर्म किया था, इसका फल मिला हो आपको, ऐसा कुछ? बिल्कुल। एक आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था एक। अ, उस टाइम पे जस्ट मेरी मदर वाला जब इंसिडेंट हुआ था, उसके 1 साल की बात है, मतलब 2015 के आसपास मेरे कार एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली एक डाइवर्जन अचानक से आ गया था। वो मेन हाईवे था, वो पता नहीं कुछ एक्सीडेंट की वजह से सडन डाइवर्जन आया था, तो ड्राइवर ने मेरे जस्ट वो डाइवर्जन लिया एंड सामने से एक ट्रक आ रहा था, तो उसमें हम लोग की कार लड़ी। तो जो मेरी मम्मी ने इतने साल जो भी करा बच्चों के लिए करा, या कुछ हर एक चीज़ करी, उनकी लाइफ बेटर करी, तो किसी वो ब्लेसिंग्स थी कि मैं उस इंसिडेंट को सरवाइव कर पाया। वरना मुझे नहीं लग रहा था वो इतना बड़ा ट्रक था अराउंड फुल्ली लोडेड, उसको सरवाइव कर पाता। जब आप बोलते हो वी मेक्स लाइफ बेटर, जी, क्या मतलब है इसका, और कैसे आप किसी की लाइफ बेटर कर सकते हो? क्योंकि ये तो सब कर्मों का विधान है। बिल्कुल। हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जैसे जितनी भी हम लोग के स्पाइसेस हैं, ऑयल्स हैं, हम लोग उसमें किसी भी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। प्योरेस्ट वे है, ट्रेडिशनल वे है आपका कच्ची घानी से हम लोग ये आपका मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग का प्रोसेस है कोल्ड प्रेस, जो हम लोग लेस देन 40 डिग्रीज ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2 फॉर्म तो आपके उसके ऑयल के हो गए। एंड थर्ड जो हमारे स्पाइसेस का है, वो लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग है, जिससे उसका एरोमा और जितने भी उसके एसेंस है, वो सब रिटेन रहता है, वो सब बर्न नहीं होता है प्रोसेस में। तो कोल्ड प्रेस ऑयल बेटर है आपके हिसाब से? कोल्ड प्रेस साइंटिफिक भी प्रूवन है? साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि उसमें एक्चुअली आपका जो टेम्परेचर है वो लेस देन 40 डिग्रीज रहता है। एंड नॉर्मल उसमें क्या होता है, जो आपका एक्सपेलर प्रेस होता है, इसमें हाई टेम्परेचर जाता है 100 डिग्रीज 115 डिग्रीज तक, और कोल्ड प्रेस सिंगल टाइम में एक्सट्रैक्ट होता है। एंड ये आपका जो एक्सपेलर प्रेस है, ये 3 बार 4 बार में निकाले जाते हैं, तो उसका जो भी रिड्यूस होता है, उसको बार बार रिपीट करा जाता है। तो उससे वो ऑयल भी एक तो 3 बार हो गया, प्लस वो बर्न भी होता रहता है, तो सारे न्यूट्रिशन जो उसके हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। तो आप तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रख रहे हो। शालू मैडम, आप बताओ कि मतलब आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो बच्चों के साथ? आप शायद कितने 270 प्लस डिसेबल्ड जी हाँ, बच्चे हैं? 270 जी राइट नाउ। 270। जी हाँ। तो 270 बच्चे, एक बच्चे को नहीं पाल पा रहे लोग यहाँ पे। 270 बच्चों का टेक केयर करना कैसे है? यू नो जब ये जर्नी मैंने अपनी स्टार्ट की थी आतफ के साथ जुड़ करके और बच्चों से पहली बार मिल करके, जब पहली बार ही मिली थी आई वॉज डूइंग, मेरा बीटेक चल रहा था, मैं बीटेक में कर रही थी, और स्कूल और कॉलेजेस में अक्सर बात करते हैं ना, आफ्टर तुम्हारा इसके बाद क्या होगा, तुम क्या करने वाली हो, व्हाट्स योर प्लान, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और जब कुकू के साथ देखती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था दैट मेरा मतलब
फाइनल स्ट्रीम मेरी ये हो जाएगी कि अपने लिए तो सब करते हैं, सही बात है। दूसरों के लिए कौन करना चाहता है? पर क्या फर्क पड़ता है, मतलब अपने लिए ठीक है, अगर अपने लिए भी कर रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है, और दूसरों के लिए भी करें तो क्या प्रॉब्लम, मतलब लेकिन क्या अच्छा हो जाएगा? अच्छा ये होता है कि मैंने जो फील किया है उसमें ये है कि मैं अगर अपनी लाइफ के लिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, ये बच्चे ही मुझसे चाह रहे हैं, ये बच्चे ही मुझसे कहलवा रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैं उस जगह आई हूँ, उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ पर भी हूँ, सब उनका ही दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ सर्व कर रही हूँ। मुझे तो इतना पता है कि अगर मैं किसी एक को भी अच्छा कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मेरे लिए नहीं, मुझे जितना मैंने देखा सोचा बचपन से किया वो सब मेरा ही है। और ऐसा है कि इन चीज़ों से हम, अभी आपने जो पूछा था ना, व्हाई वी मेक लाइव्स बेटर, अपने लिए आपने किया, आप हमारे लिए बना रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने हमारे लिए, हमारे सबके लिए बनाया है। हमने किसके लिए बनाया है? हमने बच्चों के लिए जब सोचा, जब हम जुड़े, देखा तो लगा अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि सरकार ने हमें काम दिया है, हमको तो सिर्फ उनके लिए करना है, सरकार के लिए काम करना है, बच्चों को पालना है, पोसना है। लेकिन उस जगह आपका, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे अलग जो चेंज आया वो यही था कि मुझे इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और इनसे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अगर मैं अपने स्कूल में, अपनी संस्था में अगर लोग आते हैं, देखते हैं और वो सोचते रह जाते हैं कि अच्छा, मतलब ये मुझे कहीं से स्पेशली एबल नहीं नज़र आते, आप किस तरह से लाइक इन्हें ट्रीट करते हो, तो हम बोलते हैं कि ये हमने अपना सिर्फ और सिर्फ फैमिली बना रखा है बच्चों को। वहाँ पे इमोशनल चीज़ नहीं होती है, मतलब जैसे वहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, चीज़ें मिस करते हैं, वो इमोशनल, या फिर वो आप लोगों को अपने पेरेंट्स मान चुके हैं, किस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग होती है? शुरुआत ये होता है कि जब बच्चा, पता चलता है कहीं पे भी बच्चा मिला, ठीक है, और मिला वहाँ से मिला, मतलब कहीं से छूटा, ट्रेन में किसी पेरेंट्स ने उसे बिठा दिया और वो चला गया ट्रेन में, उसको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेंटली सबसे ज़्यादा मल्टीपल डिसेबल्ड है, स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। पेरेंट्स छोड़ देते हैं इनको, पेरेंट्स छोड़ देते छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं बिल्कुल। कभी उन इवन बच्चों को भी वो मेमोरी में पता चल जाता है, पेरेंट्स को भी पता रहता है कि ये, इसको कुछ नहीं है, हम इसको कहाँ तक लेकर के चलेंगे, तो वो सोचते हैं कि इससे बेटर है कि हम इसे छोड़ते हैं, या अपनी जर्नी खुद डिसाइड, जैसे भी होगा, जहाँ भी होगा, कोई ना कोई उसे रख लेगा या कहीं किसी होम में चला जाएगा। तो जब जिस तरह से पुलिस को ये बच्चे इस तरह के मिलते हैं, उसके बाद CWC एक पूरा प्रोसेस के थ्रू इस तरह के बच्चों को शिफ्ट किया जाता है होम वाइज, तो देखा जाता है कि आपका स्पेशली एबल्ड होम कोई है या स्पेशल होम है, तो वहाँ पर इस तरह के बच्चे हमारे पास सबसे पहले आते हैं। हमारे पास जब कोई बच्चा आता है तो हम उसको पूरा सारा उसका लैब टेस्ट वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह वो सब करते हैं। उसके बाद उसकी पूरी काउंसलिंग करते हैं, उसका 1 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहेवियर नोटिस करते हैं। और हम सभी चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी जिस भी क्लास में हो, तुरंत ये सोचते हैं कि ना उसके साथ सिंक इन हो जाए बच्चा, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, सबसे स्टार्टिंग से ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप किसी पहली जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो और इतनी आसानी से वो 1 दिन या 1 साल का काम नहीं है करेक्ट। कि आप तुरंत गए और तुरंत जुड़ गए। वहाँ पर बच्चा पहुँचता है, हमारे पास जब आता है, हम कोशिश करते हैं उससे जितने अच्छे, जितनी हम्बली, जितने प्यार से, जितनी जल्दी हमें वो ये से फ़ील कर ले कि ये बेस्ट है, होम है, या ये बच्चे यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडमली रह रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम जैसे हर शाम में अपने घर पे हम सब चाय पीते हैं, वैसे हमने अपने संस्था का माहौल बना रखा है कि हमारा ऑफिस भी है ना, तो हम अपने सारे बच्चों को शाम को बैठकर हर एक चीज़ पूछते हैं कि क्लासेस में क्या हुआ। इवन वी नो कि हम लोग क्लासेस भी दिन में घूमते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। बट उनका भविष्य कैसे बनेगा, वो डिसेबल्ड है, मतलब क्या भविष्य बनेगा उनका, मतलब क्या कर पाएंगे, मतलब आपने ऐसा कितने लोगों का भविष्य बनाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अभी तक, तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। जी हाँ, बहुत सारे मदर के टाइम से ही मदर ने इतना अच्छा, इतना एफर्ट डाला है, सोसाइटी में सबसे बड़ा चेंज लिया है, क्योंकि उनका खुद का बेटा हो, एक इकलौता बेटा होने के बाद भी उन्होंने इतने सारे बच्चे जो थे उनको पढ़ाया भी, लिखाया भी, घुमाया भी और सिखाया भी। आज हमारे यहाँ के जो कई सारे मदर के टाइम के जो बच्चे थे निकल गए, बहुत अच्छी जरदोजी वगैरह करते हैं,
बहुत अच्छी ये वीविंग होती है, शॉल वीविंग होती है, ये सब चीज़ें बहुत अड्डे वाला पूरा काम जो फिज़िकली है वो सब करते हैं। एक तो बहुत टाइम क्या नाम था उनका? नज़मीन वो मेहंदी लगा कर के उस बच्ची ने अपनी बड़ी सिस्टर की शादी की थी। तो वो सारी आर्ट एंड वो सारी चीज़ें कई गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह में भी इवन प्लेस्ड हैं और बहुत सारे ऐसे किस्से रहे हैं। सही बात। बट अब क्या है कि देखिए वो तो एबल्ड लाइक डिफरेंटली एबल्ड थे। उनके पास फिर भी होम था, पेरेंट्स थे। मदर ने उन्हें घर से निकाल के ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। बट अब जो आ रहे हैं सोसाइटी में वो तो बिल्कुल ही अबेंडन्ड है और उनको कोई कभी दोबारा किसी ने भी कहीं से भी पूछने की, ट्रैक करने की कोशिश भी नहीं की है। इवन हमारे पास जब कई बार एडॉप्शन के लिए लोग आते हैं, तो बहुत ही रेयरेस्ट होता है कि हमारे पास एडॉप्शन के लिए लोग आते हैं और लेकिन आए हैं और पूछते हैं और जब पता चलता है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है ना, देन दे से कि आप तो लाइक नॉर्मल में जिन लोगों ने पैसा कमा लिया उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखता है मार्केट, मतलब एकदम लाइटिंग वाइटिंग दिखती है, फोटो वोटो दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। इंस्टाग्राम में जैसे दिखाया जाता है ना कि सब कुछ अच्छा है और चैट जीपीटी बताता है कि सब कुछ अच्छा है। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि एक बार सड़क पर उतर कर तो देखो कि लोगों में कितना दर्द भरा हुआ है। और मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पर सिर्फ कुछ सोशल मीडिया की वजह से इतना इतना अच्छा दिखता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और सबकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, किसी को कोई दर्द नहीं है और सब पैसे कमा रहे हैं, सब टैक्स पेयर है और सब जीएसटी भी पे कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, मतलब ये आप कुछ ही संस्था ऐसी होती है जो अच्छा काम कर पाती है और वैसे इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है और पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ बताओ शालू जी की पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि उसको भी सब चीज़ फास्ट चाहिए। ये चीज़ सच में सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है हमारे यहाँ इवन होम में जितने भी विजिटर्स हैं और मुझे ये देख कर के ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करते हैं कि कोई एक बच्चा 100,000 टाइम्स आपके सामने वही चीज़ रिपीट करता है और आपको बहुत स्माइल वे में जवाब देना होता है। मतलब कंट्रोलिंग आपका कैसे है? करेक्ट। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आप अपने बचपन से फेस करते हुए आ रहे होंगे या आपने सोसाइटी में अपने पेरेंट्स से सीखा होगा कि अच्छा मम्मी ने बोला है तो भी काम चिल वैसे रहो, शांत रहो, हो जाएगा जो भी होगा। जब वो चीज़ अपने ऊपर आ जाती है ना, तो आप अपने आप के ऊपर भी ये सोचते हो कैसे? कोई चीज़ मैं कंटिन्यू बोलती चली जा रही हूँ, वो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, आप सोचिए कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है और उसको कुछ भी गुस्सा आया और उसने उठा के आपके ऊपर फेंक दिया कोई भी चीज़। चलिए बच गए कि आपने अपने आप को कैसे भी इधर-उधर साइड करके अपने आप को रोक लिया। लेकिन आपका गुस्सा कैसे वो चीज़ बिल्कुल ही मतलब आपको महसूस ना होने दे कि ठीक है कोई बात नहीं उसने जान के नहीं किया है, अनजाने में हुआ। उस जगह ही आपको वो स्टैंड लेना पड़ता है कि यार अगर इसकी जगह मैं होती, अगर मेरे पेरेंट्स होते या मेरे आगे पीछे कोई होता तो शायद हम ऐसा नहीं करते। या अगर हमें हमारी सोसाइटी ने इस तरह से बनाया होता तो हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि हमको एकदम अलग रख दिया, बिल्कुल एक साइड कर दिया कि एक तो मैं डिसेबल्ड हूँ, साथ में मुझे बिल्कुल सोसाइटी से एकदम अलग करके रखा है कि लाइक अगर हम नॉर्मल के बीच में जल्दी आप देखेंगे, अगर है कोई तो सामने नहीं लेकर के आता है, बैठता नहीं है, उसको थोड़ी एक हिचक होती है। बट हमारे अंदर वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर आप वो चीज़ सोसाइटी में लेकर एक साथ एक समान एक ही चेयर पे अगर बैठ कर के आस-पास में बात कर रहे हैं, तो उसको भी वियर्ड नहीं फ़ील होगा और वो धीरे-धीरे आपके अंदर वो चीज़ें सिंक इन हो जाएँगी कि नहीं, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। वो एक नहीं 1000 बार वो चीज़ कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंट्रोल हो जाता है धीरे-धीरे। चलो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट कर रहा था तो मैडम बोल रही थी डाइवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं और रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, परिवार में बात नहीं करते लोग, कम्युनिकेशन थोड़ा कम पड़ रहा है। मेरे को आप एकदम राइट इंसान लग रहे हो, ठीक है, एक जवाब देने के लिए कि परिवार क्या होता है और रिश्तों को आप कैसे देखते हो। एक जगह पर जैसे कहते हैं कि 5 फिंगर्स हैं, कोई भी सेम नहीं है और आपको ये एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो डाइवोर्स वाला सिस्टम है, ये सच में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। सोसाइटी ने इसको एक कल्चर बना दिया है। अगर
अपने पार्टनर से आप खुद ही एक्सपेक्ट करते हो, अगर आपका पार्टनर मान लेते हैं कि हम दोनों में मान लेते हैं कि अथर्व एग्रेसिव है और मैं शांत हूँ, तो अथर्व का एग्रेशन मुझे झेलना नहीं है, अथर्व के एग्रेशन को शांत होने के बाद मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है। और रिलेशनशिप का आजकल जो बॉन्ड है ना, वो बहुत इसलिए भी चेंज हो रहा है क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके साथ उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है या उस चीज़ को समझ नहीं रहा है कि आखिर मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो दूर क्यों जा रहा है, कुछ तो हुआ होगा हमारे बीच में। हो सकता है कुछ वो चीज़ें अब अच्छी ना लग रही हों जो शुरुआत में लगती थी। तो अगर वो चीज़ें वो समझ ले और उन चीज़ों पे बात करने लगे, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें। और देखिए, रिश्तों को समझना आपको बचपन से, अगर आपने अपनी मदर के साथ वो कनेक्शन बना रखा है तो रिश्ते वैसे ही हैं, सबके साथ वैसे ही हैं। चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे वो भाई बहन के साथ हो, सबके साथ वो आपको फील करके चलना पड़ेगा कि शायद आप ही वो जड़ हो जिससे सारी चीज़ें जुड़ के रह सकती। करेक्ट। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सबसे ज़्यादा तो सच में डिसेबिलिटी तो एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी में जो ये हो रहा है ना, मेरा तेरा, मेरा तेरा, कि ये तेरा ये मेरा, इसने बहुत खराब कर रखा है सिस्टम। बहुत गजब बात है। मतलब छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि एवरी सिचुएशन इज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। और कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, आप रिएक्ट मत करो एकदम से, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए अगर आप रुक गए ना, तो शायद पूरी स्थिति चेंज हो जाएगी। अदरवाइज तो वो आप झगड़े करते 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 निकल जाएंगे। चलो सर ये बताओ कि ना कोल्ड प्रेस ऑयल बना रहे हो, बट एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगती यहाँ पे, वो ये महंगा बहुत आता है। अब बताओ कि वो तो सब अमीरों के लिए हो गया, तो जो पैसा कमा पाएगा वही अच्छा खा पाएगा, जो पैसा नहीं कमा पाएगा वो अच्छा नहीं खा पाएगा। मैं तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो मार्केट में अब उसको एक अलग लेवल दिया गया है। कोल्ड प्रेस ऑयल मैक्सिमम 20 to 30 रुपीज़ नॉर्मल ऑयल से महंगा होता है। बस हाँ, सनफ्लावर 120 रुपए का आता है, ये मैं 340 रुपए का आता है। मैं मस्टर्ड ऑयल की बात मस्टर्ड ऑयल तो और महंगा है, 450 रुपए का पर लीटर के आसपास। नहीं, हम लोग का मस्टर्ड ऑयल 190 to 200 डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइम पे क्रॉप हम लोगों ने सीड सोर्स करा है, क्योंकि कभी कभी सीड 6200 पर 100 kg भी होता है, कभी वो 82 भी होता है। वो पर्टिकुलर आपने किस टाइम पे सोर्स करा है, आप उसी से आप एसेस करेंगे कि मेरा आज मार्केट रेट ये होगा। हम लोग एक अगर MRP निकालते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने 300 एक MRP रख ली, सपोज करिए ऑयल की, तो उसमें हमने लगाया कि ये अगर सबसे महंगा मार्केट जाएगा तो भी हमारा MRP पे वो कवर रहेगा। बट जो आप अगर कोल्ड प्रेस करें तो कोल्ड प्रेस में 30 रुपीज़ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, कच्ची घानी में और कोल्ड प्रेस में सिर्फ 30 रुपीज़ का डिफरेंस। मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो अपनी बात को? लोगों तक हम लोग ऐसे पहुंचा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने लोकल लेवल पे स्टार्ट करा है पूरे लखनऊ में और नियर बाय यूपी के जितने भी एरियाज हैं हम लोगों ने स्टार्ट करा है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से। प्लस हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को भी बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार हम लोग के पास भी ये चैलेंज आते हैं कि भैया इसका इस ब्रांड का या ये ऑयल तो अभी इस रेट पे बिक रहा है, आपका महंगा बिक रहा है, तो कंज्यूमर आपको ऑयल क्यों लेगा। तो हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि भाई आप उनको ये गाइड करो, आप उनको बताओ, हमारे पूरे के पूरे पैकेजिंग में लिखा है कि एम्पावरिंग स्पेशली एबल। हम लोग उन बच्चों को भी एम्पावर कर रहे हैं, प्लस प्योरिटी हमारी जो है वो 100% है प्योर। बट सामने वाला क्यों इंटेंशन समझेगा आपका? उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना, पैसों से मतलब है। उसको तो प्रॉफिट से मतलब है। जो खरीदने वाला भी, वो भी आपका इंटेंशन क्यों समझेगा? बिल्कुल, कैसे बताओगे आप? इस चीज़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं बेस्ट वे पे। हम लोग जितना भी हो सकता है कि बहुत सारे हम लोग कियोस्क लगा रहे हैं लोकल लेवल पे कि भाई जो भी कंज्यूमर आ रहा है उसको हम लोग एक बार बता रहे हैं कि ये ऐसे बच्चों ने बनाया है, हम लोग उनको एम्पावर कर रहे हैं एंड ये चीज़ 100% प्योर है। आप एक बार ट्राई करिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप फिर से हम लोग से रिपीट ऑर्डर। इवन हम ये भी दिखा रहे हैं कि जितने भी आपने बोला ना कि हमारा ऑयल आपके पहले जो ऑलरेडी ऑयल मार्केट में चल रहे हैं उनसे कैसे बेहतर है। जो हमारा सेल्स का पर्सन जा रहा है वो खुद ही स्पेशल है, वो बिल्कुल सुन बोल नहीं सकता है। देन वो कैसे बताएगा कि आपको हमारा बिल्कुल ऑयल प्योर है। वो साइन यूज़ करता है कि वी डोंट मिक्स टू ऑयल्स टुगेदर, सिर्फ एक ही है, बिल्कुल साफ है, एक ही दाने का है।
और पहले हम बोलते हैं कि आप अपने पास पर्सनली टेस्ट करो, आपको खुद ही महसूस होगा कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग अपने यहाँ जो जितने भी हमारे जो स्पेशल पीपल्स हैं उन सबको लेकर के हर जगह सोसाइटी में स्टैंड लेकर के खड़े हो रहे हैं कि नहीं, हमारे एरिया में अभी हमने इस तरह की चीज़ रन की एंड वी वांटेड कि ये हर जगह 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 ये चीज़ें जानी चाहिए और इस तरह के बच्चे भी इस चीज़ को चालू कर सकते, शुरू कर सकते हैं, बनाते हैं और बनाए भी। इस चीज़ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बट अदर सा बिजनेस तो प्रॉफिट से ही चलता है, तब बिल्कुल। इमोशन से तो शायद कम चलता है, बिल्कुल ऐसा लोग बोलते हैं। जी। मुझे तो नहीं पता, आप बताओगे। तो अभी आपको भी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने हैं, सब कुछ करने हैं, तो क्या ये जो आप बिजनेस बना रहे हो, जो आप लोगों ने जो चीज़ ठानी है, तो क्या ये स्केलेबल है? क्या आप स्केल करना चाहते हो या फिर लिमिटेड रहना चाहते हो? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करोगे? देखिए, पहली चीज़ तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा है, जो हमारा जो ऑयल जब भी हम किसी को भी अगर हम दे रहे हैं, अब कंज्यूमर ले रहा है, तो वो जब एक बार भी यूज़ कर रहा है, वो खुद आके शॉप वाले के पास, जैसे कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने सैंपल्स दे रखे हैं शॉप्स पे कि आप एक बार कंज्यूमर को दो, जो जो कंज्यूमर लेके गया है वो रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं हर जगह से, क्योंकि वो एक बार जब टेस्ट कर रहा है ना, तो उसको पता चल रहा है हाँ ये प्योर शुद्ध है, तो उसकी वजह से वो दोबारा ऑर्डर कर रहा है कि भाई मेरे को वही ऑयल चाहिए, भले ही वो थोड़ा सा कुछ कुछ रुपए एक्सपेंसिव हो, बट अगर किसी को शुद्ध खाना है तो वो ले रहा है। कोलू प्रोसेस क्या है इसमें आपका? कोलू प्रोसेस ये है, कोलू प्रोसेस में हम लोग जो घानी होती है उस पे सारा, देखिए 2-3 तरीके हैं। एक आपका घानी हो गया जिसपे लकड़ी का पूरा आपका वो रहता है, रॉड रहता है, वो आपका अंदर रोटेट करता रहता है, उसको क्रश करता रहता है। वो लगभग 40 मिनट की एक घानी होती है, 40 से 45 मिनट की, उसमें सरसों चलती है, देन उससे एक्सट्रैक्ट होता रहता है। उसमें भी हीट जनरेट नहीं होती है। कोल्ड प्रेस मशीन में जो सिंगल प्रेस्ड होता है उस पे भी हीट जनरेट नहीं होती है। हीट तब जनरेट होती है जब हम लोग उसको एक्सपेलर प्रेस करते हैं, वो 3 बार में जो फ़िल्टर हो रहा है, वो फर्स्ट टाइम निकला, देन उसकी जो रिड्यूस है, सेकंड मशीन में गई, उससे एक्सट्रैक्शन हुआ, देन थर्ड पे गई, उससे एक्सट्रैक्शन हुआ। तो उसपे हीट जनरेट होती रही, वो ऑयल की क्वालिटी कम होती गई और रेट उतना ही कम होता गया। आप सिंगल टाइम निकालेंगे उसका रेट अलग रहेगा, आप उसको 3 बार करेंगे तो और ज़्यादा परसेंटेज निकले ना, तो उसका रेट कम रहेगा। पर सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है फाउंडर को जब उसको रिकॉग्निशन मिलता है कि आपको भी लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया, तब कैसा फील हुआ कि यार हम आज अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद की जर्नी कैसी रही? इवन हम लोग अभी भी लगातार मेहनत पे ही हैं हाँ। और हम लोग हमेशा पूरी लाइफ जितनी है वो मेहनत से ही जानी है। और हमें जब ये चीज़ें पता लगी कि हमें भी मतलब लाइक में वो कर रहा है अवार्ड में लेकर आ रहा है सोसाइटी में एक नया चेंज, उससे भी और बहुत जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उन सबको देखने को मिलेगा कि लाइक 2 यंगस्टर्स हैं, वो लोग इस चीज़ को किस फील्ड से जुड़े हुए हैं और किस फील्ड में जा रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जब इस तरह के लोग चेंज कर सकते तो और भी सोसाइटी में चीज़ें ला करके चेंज कर सकते। तो हम लोगों को एक लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे हर कोई डिस्प्ले कर रहा है कि हाँ, लाइक इस तरह की सोसाइटी में इस तरह के लोग, यंग बच्चे भी इस तरह की चीज़ों को चला रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने हमारे चीज़ों को देखकर हमें उस लायक समझा। तो रिकॉग्निशन की बात आई गई, तो रिकॉग्निशन मांगने से नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन लगातार वैल्यू प्रोवाइड करने से मिलता है। अच्छा मैम, जब आपके एनजीओ के अंदर जब बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको शायद डोनेशन भी देते होंगे कि यार थोड़ा कुछ कर लो, एग्जाम्पल लेके सब हमें की बात करते होंगे, बच्चे से बात करते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि यार इन लोगों के पास इतना पैसा है, ये लोग ज़्यादा अगर अच्छा कर सके तो ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ? पहले डोनेशन पे मैं आपको बताती हूँ, मदर टाइम से ही मदर ने कभी भी इस चीज़ पे, आपको बताऊँ, दरवाजे के बाहर ही कर रखा है कि अगर कोई भी पर्सन आना चाहता है, बच्चों से मिलना चाहता है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई कॉज होगा, करेक्ट। ठीक है? वो कुछ आप वो लगेगा कि आप उसको कुछ देना चाह रहे हो, आपको देख के लगता है दया आती है, आपको लगता है कि चलो कुछ उनके नाम के लिए निकाल दें। पर उन्होंने वहीं पर एक मैसेज सेट किया था, आप जो भी लाओ ना, इन बच्चों के लिए लाओ, बट ये पैसे वाइज़ नहीं लाओ। आपको जो भी करना है, इन बच्चों के लिए करना है, तो इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल,
जो भी बच्चों को खाना है, पीना है, आपको लगता है कि हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं, वो चीज़ें। तो हमने अपनी संस्था के बाहर ही सारे विज़िटर्स को अलाउ कर रखा है। बच्चों के साथ आइए, मिलिए, बैठिए, बात करिए, उनका पूरा रूटीन देखिए कि वो किस तरह से क्या-क्या चीज़ें करते हैं। और हमारे यहाँ कई सारे लोग आते हैं, सवाल करते हैं, लड़कियों से रिलेटेड, लड़कों से रिलेटेड, छोटे बच्चों से रिलेटेड, और पूछते हैं कि मतलब लाइक उनको किस तरह की चीज़ें चाहिए। हम बिल्कुल भी कभी भी हम ये नहीं कहते कि आप हमें नया दीजिए, कोई भी कपड़े हम हमें नहीं दीजिए। हम कहते हैं कि आपके पास जो बिल्कुल ना इस्तेमाल हो रहा हो, वो हमें दीजिए। क्यों पर? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का सबसे मेन रीज़न वही है कि हम अभी उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं है। उसे ना कपड़े पहनने की समझ है, ना उसे खाना खाने की समझ है, ना उसे टॉयलेट की समझ है। समटाइम्स कंडीशंस इस तरह की हो जाती हैं, बच्चे इतना नेग्लेक्टेड हो जाते हैं कई होम्स वगैरह में, या ऑलरेडी जहाँ से, जैसे ट्रेन में या कहीं भी, सोचिए 1 महीने अगर उन्होंने स्टेशन पे बिता दिया, तो उनको पता होगा कि उन्होंने कचरे में से भी खा लिया, उन्हें कुछ नहीं भी मिला तो हर तरीके की चीज़ें खा लेते। तो उस कंडीशन से हम लोगों को सबसे पहले बच्चों का ना हेल्थ वाला जो इशू है, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू होता है, वहाँ से शुरू करना पड़ता है। फिर क्लॉथिंग पे आते उनको बिल्कुल भी समझ नहीं होती। आज भी हमारे पास लगभग 75% बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो अपने बॉडी पे एक कपड़ा नहीं रखते हैं। तुरंत एग्रेशन की वजह से वो फिर फाड़ देते हैं। फिर हमें स्टिच कराना पड़ता है और अपने यहाँ पता पर। नहीं हो आपको, मतलब नहीं, ये सब फिर आप मतलब इतना मैनेज, मतलब मैंने बोला ना कि आपको फील नहीं आता कि मैं ही क्यों स्ट्रगल करूँ लाइफ में। नहीं, एक अपना-अपना सबकी लाइफ में एक कॉज़ बना है कि उसको किस लिए भेजा गया है। मैंने वो शुरू में जो बोला था ना बात, तो वो इसलिए मैंने बोली थी। कि मुझे भी ऐसा लगता है, और मैं अपनी चीज़ों से, मैं जहाँ भी रहती हूँ अपने बच्चों के बारे में याद करना। मेरा फ़ोन है, मेरे फ़ोन में लगभग 50-60,000 पिक्चर्स हैं। 40 टू 45,000 पिक्चर्स बच्चों की खुद की ली हुई। और आज जब लड़कियों को देखती हूँ मैं, और हमारे यहाँ में जितने भी बच्चे आए, सब मुझे दीदी बोलते हैं। मेरी एक बेटी है, 3 साल की बेटी है। मेरी प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक उसका चलना बोलना तक, वो सब उसी एनजीओ में ही सीखी है। एंड वो इतनी उन बच्चों ने उसे इस तरह बना दिया है कि वो अपने साइन लैंग्वेज में सारा बात करती है उन बच्चों से। बेसिक साइन लैंग्वेज, मुझे ये चाहिए, मुझे दूध ला दो, मुझे ये कर दो। और हर बच्चे से वो पर्टिकुलरली मिलने जाती है। हम्म। मेरी बेटी, मैं उसको ले लेकर के नहीं, मैं अगर संस्था पहुंची हूँ, बच्चे उसे लेकर के जाएंगे, मिलेंगे, और उसको, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती मेरी बेटी किसके साथ बैठी हुई है, किस बच्चे के साथ। कहीं वो इवन बच्चों को समझती है, मुझसे ज़्यादा समझती है कि वो अगर वो हाइपर हो रहा है या वो कैसा हो रहा है, उसको क्या करना है। सबके नाम उसको याद हैं। वो सिर्फ किसकी वजह से, वो सिर्फ बच्चों के प्यार की वजह से। जो उन्हें नहीं मिला वो मेरे बच्चे को वो लोग दे रहे हैं, और मैंने उन्हें दिया है। एक बात बहुत गजब की एक और ट्रू हो गई, तीसरी बात यहाँ पे, कि सब कुछ प्रारब्ध में है। कि एक हॉस्पिटल में एक बच्चा जन्मता है जो कि किसी जैन के घर पे है, तो उसके बिजनेसमैन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। कोई एक बंदा जन्मता है जो कि सेम टाइम पे इसराइल में है, उसकी गोली खाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। एक बच्चा जन्मता है आपके यहाँ पे, उसकी प्रोबेबिलिटी लोगों के बीच में उनको एम्पावर करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जो पूर्व जो चलता आ रहा है वो यहाँ पे आके प्रूव हो जाता है। बहुत शानदार। अदर सर, ये बताइए कि अभी क्या मिशन विजन है, मतलब कैसे फैक्ट्री को आगे कैसे बढ़ाएंगे, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना बड़ा बना सकते हैं इस चीज़ को। अभी हम लोग के पास लगभग 100+ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे दृष्टि प्योर्स में, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और लगभग हम लोगों ने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर मिड तक हम लोग ये 150 टू 200 एम्प्लॉयमेंट और करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, हम लोग इस टाइप के स्पेशली एबल लोगों को, स्पेशली एबल बच्चों को भी कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें एक नेटवर्क तो चाहिए ही, जो सेल्स नेटवर्क है वो तो चाहिए ही। तो उसमें भी हम लोग जो नॉर्मल भी है चैलेंज लोग हैं, तो हम लोग उनको भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको भी एम्पावर कर रहे हैं। तो पूरा एक हम लोग ने एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ स्पेशली एबल लोगों को ही हम एम्पावर करें और उन्हीं को ही जॉब जनरेट करें। एक लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का आप दोनों से है
कि भी मैसेज देना एक समाज को, ठीक है, कि और एक फाउंडर्स को, कि दोनों मतलब साथ में मिलके कैसे काम कर सकते हैं। आप करते करते, जो मैंने शुरू में बात बोली थी, इस पॉडकास्ट को वहीं पे एंड करेंगे कि जब आप स्टार्ट करो तभी से समाज सेवा शुरू कर सकते हो, तो 15 साल की आपकी दोनों की जर्नी सॉलिड हो जाएगी। सोसाइटी को मेरा मैसेज तो ये है, सबसे पहले आप अपने से ही शुरू करो। अपने मेंटल को बहुत स्ट्रांग कर लो और बहुत काम भी रखो, क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ लाइफ में सक्सेस अगर आपको मिलेगी भी ना, तो वो आपके बिहेवियर से ही मिलेगी। आपकी सोसाइटी में आना जाना उठना बैठना उन चीज़ों से मिलेगी, और आपके एक फोकस से मिलेगी कि आप क्या करना चाहते हो। वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सारे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बट वो आपके अंदर, क्योंकि मुझे एक चीज़ शायद वो मदर का उस टाइम में जाना, मुझे उस रूट में आना, वो सब एक साइकिल है। मेरे हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि ये सब ऑलरेडी रिटर्न है और मैं उस चीज़ को कर रही हूँ। हो सकता है आज की सोसाइटी को देख करके मैं भी चाहती तो मैं भी बहुत चीज़ें चेंज, मैं क्यों जाती मैंने वही बोला। पर लाइफ को मुझे लगता है मुझे बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आ गई और दिखाई दे गई कि हम अपने लिए सब कुछ करने में मुझे वो मज़ा नहीं आएगा। करेक्ट। तो मेरा ये मैसेज है कि इस तरह के लोगों को अपनी सोसाइटी में अपने साथ उठते बैठते उन्हें वेलकम करना चाहिए। इवन अगर वो आपको नेग्लेक्टेड फील कर रहा हो, आई डोंट नो कि आपको नहीं समझ में आएगा उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो किन चीज़ों से सफ़र किया होगा, तो आप उनको लेकर के आइए, अपने साथ बैठाइए, आप एटलीस्ट बात करिए। कोई भी मेरे लिए, मुझे कहीं भी कोई भी इवन ऑटिज़म से रिलेटेड या कोई भी कैसे भी टाइप का ओल्ड लेडीज़ हो, कोई भी, मेरी आदत रही है कि मैं कोई भी देखते ही ना, मैं अब और लोगों से बेटर मैं जल्दी जाकर उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मेरा ये है ना कि आपको नहीं पता है कि आप किन चीज़ों से अपने आप को चीज़ों में ला सकते हो। क्या आपका गोल है, आपको सक्सेस पाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको, लेकिन ज़िंदगी की खुशी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। या तो वो फैमिली में आपको मिल जाएगी, कि या तो आपने कुछ ऐसा काम किया होगा उसमें 1-2% वाली फील रहेगी कि आज यार ये चीज़ की है तो मन को बहुत तसल्ली है। मेरे को भी एक मैसेज कहने का मन कर रहा है अभी पूरी दुनिया को, कि ना सक्सेस भागने में नहीं है, सक्सेस है ना ठहराव में है। जो आदमी ठहरना सीख गया ना एक जगह पे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सक्सेस पा जाएगा। मतलब एक गड्ढा अगर आप यहाँ खोदना चालू करो तो पृथ्वी के शायद नीचे खुद नीचे निकलोगे और पूरी दुनिया बोलेगी इतना बड़ा गड्ढा खोद कैसे दिया तूने। तो आसर सर, विश यू ऑल द बेस्ट। जो आप काम कर रहे हो आप दोनों, एंड आई थिंक बहुत सॉलिड काम कर रहे हो। जो आपने शुरू में जो इस पॉडकास्ट को एक भूमिका बांधी थी कि जो मैसेज पास करना चाह रहे हैं, आई होप वो मैसेज सारे लोगों तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक यू सो महेश बात करते हैं, बहुत इंटेंस और डीप पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच। थैंक